बिग सोचो में खुशामदीद। बहरे ओकियानूस के शमाल मशरकी हिस्से में ब्रिटिश जज़ायर और फिर नॉर्थ सी से गुजरने के बाद ये समंदर एक लंबे और तंग रास्ते से यूरोपियन मेनलैंड के अंदर दूर तक फैल जाता है। 9 ममालिक से घिरा बहरे ओकियानूस का ये झीली समंदर बाल्टिक सी कहलाता है। बाल्टिक सी के गिर्द फैले ममालिक में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क के अलावा जर्मनी, पोलैंड, रूस और 3 बाल्टिक रियासतें लिथुआनिया, लटविया और इस्टोनिया शामिल हैं। ये समंदर कोई बहुत बड़े रकबे पर तो नहीं फैला हुआ, इसका रकबा महज 3,90,000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग ही है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। समंदर जैसा कि हम जानते हैं हमेशा ही से तजारत का एक अहम जरिया रहे हैं। इस हवाले से पोलैंड, लिथुआनिया, लटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड की समंदरी तजारत का वाहिद रास्ता सिर्फ यही समंदर है। बाकी ममालिक अगरचे दूसरे समंदरों के साथ भी अपने साहिल रखते हैं, लेकिन उनके लिए भी बाल्टिक सी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर रूस बहरुल काहिल, बहरे मंजमद शुमाली के अलावा ब्लैक सी और कैस्पियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये छोटा सा समंदर भी रूस के लिए माशी तौर पर शहरग की सी हैसियत रखता है। रशिया की साहली पट्टी बाल्टिक सी के साथ 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मिलती है। पहला मुकाम जहां बाल्टिक सी के साथ रशिया का साहिल लगता है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड में रशियन मेनलैंड में सेंट पीटर्सबर्ग और इससे मुल्हिका इलाका है। सेंट पीटर्सबर्ग आबादी के लिहाज से मॉस्को के बाद रूस का दूसरा बड़ा शहर है। इसकी आबादी 50 लाख से ज़ायद है। सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके में रशिया की साहली पट्टी इस समंदर के साथ तकरीबन 400 किलोमीटर के लगभग है। दूसरा मुकाम जहां रूस का साहिल इस समंदर से टच करता है वो रशियन एक्सक्लेव कैलिनिनग्राड है। एक्सक्लेव का मतलब वो इलाका जो रशिया की मेनलैंड से कटा हुआ है। यहाँ भी रूस बाल्टिक सी के साथ अपना साहिल शेयर करता है। इस एक्सक्लेव यानी कैलिनिनग्राड का रकबा 15,000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग है और यहाँ साहली पट्टी की लंबाई तकरीबन 145 किलोमीटर है। लेकिन बाल्टिक सी में ये वो वाहिद मुकाम है जो रूस के लिए इंतहाई अहम है। दोस्तों, चूँकि ये एक एक्सक्लेव टेरिटरी है, लिहाजा रूस के साथ ये बराह रास्त ज़मीनी रास्ते से मुंसलिक नहीं। इस रीजन का रशियन बॉर्डर से कम से कम फासला भी 365 किलोमीटर है, जबकि रशियन इत्तेहादी मुल्क बेलारूस से कैलिनिनग्राड को मिलाने वाला रास्ता स्वाल्की कॉरिडोर कहलाता है और इसकी लंबाई भी तकरीबन 65 किलोमीटर तवील है। ये राहदारी लिथुआनिया और पोलैंड का बॉर्डर रीजन भी है। कैलिनिनग्राड रूस का हिस्सा क्यों है, इसकी वजह रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन है, जो इस इलाके में ख़ास दिलचस्पी रखते थे। ये रीजन 1871 में जर्मन एम्पायर का हिस्सा बनाया गया। जंग अजीम दोम में जर्मनी की शिकस्त के बाद ये इलाका पोस्टडैम मुआहदे के तहत सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया और तब से आज तक ये रूस ही का हिस्सा है। जंग अजीम दोम के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाली कोल्ड वार के ज़माने में कैलिनिनग्राड और बाल्टिक सी के ज़्यादातर इलाके पर रशिया ही का कंट्रोल हुआ करता था। उस दौर में बेलारूस के अलावा तीनों बाल्टिक स्टेट्स यानी लिथुआनिया, लटविया और एस्टोनिया भी सोवियत इत्तेहाद में ही शामिल थीं। लिहाजा कैलिनिनग्राड का इलाका तिजारत के लिए भी अहम हुआ करता था, क्योंकि यहाँ एक पोर्ट भी थी। रशिया के लिए ये ज़्यादा परेशानी वाली बात इसलिए भी नहीं थी कि पोलैंड और ईस्ट जर्मनी सोवियत लेड इत्तेहाद जो कि नेटो के मुकाबले में बनाया गया था, वारसा पैक्ट नाम से, उसका हिस्सा थे, जबकि स्वीडन और फिनलैंड न्यूट्रल थे, यानी वो नेटो के मेंबर नहीं थे। लेकिन दोस्तों 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और कैलिनिनग्राड रीजन रूस के लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुका है, क्योंकि अब पोलैंड समेत तीनों बाल्टिक रियासतें लिथुआनिया, लटविया और एस्टोनिया 2004 में नेटो इत्तेहाद में शामिल हो चुकी हैं, जबकि ईस्ट जर्मनी तो 1989 में ही दीवार बर्लिन के गिरने के बाद
वेस्ट जर्मनी के साथ यकजा होकर नेटो का मेंबर भी बन चुका था। यहाँ ये भी याद रहे कि वेस्ट जर्मनी 1955 में ही नेटो का मेंबर बन चुका था। यही वजह है कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स और सभी साहिली और साबिका इत्तेहादी ममालिक के नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इस खित्ते के ज़रिए रशियन तजारती एक्टिविटी तो कम हो गई है, क्योंकि अब जाहिर है दरमियान में हॉस्टाइल कंट्रीज़ जो कि फ्रेंडली कंट्रीज़ नहीं है के बॉर्डर्स आते हैं। लेकिन पावर प्रोजेक्शन और नेटो के मुकाबले में अपना बैलेंस ऑफ पावर बरकरार रखने के लिए इस खित्ते की अहमियत अब रूस के लिए और भी ज़्यादा हो चुकी है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बाजी के न्यूट्रल ममालिक फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। तुर्की की सूरत में इन दोनों ममालिक की मेंबरशिप में हायल रुकावट भी अबूर हो गई है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड और मार्च 2024 में स्वीडन नेटो के बाकायदा मेंबर बन चुके हैं। डेनमार्क तो पहले ही से नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बाल्टिक सी के 9 साहिली ममालिक में से 8 नेटो के मेंबर हैं, यानी बाल्टिक सी तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक नेटो के समंदर की हैसियत अख्तियार कर चुका है और सिर्फ रूस ही वो वाहिद मुल्क है जो इन सभी का मुखालिफ और मुश्तरका दुश्मन है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में कैलिनिनग्राड खित्ते की अहमियत रूस के लिए और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग का साहिली और गल्फ ऑफ फिनलैंड का इलाका सारा साल आइस फ्री नहीं रहता, लेकिन इसके बरक्स कैलिनिनग्राड का बाल्टिक सी का इलाका पूरा साल तकरीबन आइस फ्री रहता है, यानी बाल्टिक सी का ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर मंजमद नहीं होता। यही वजह है कि रूस ने किसी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए इस रीजन में एक बड़ा नेवल फ्लीट डिप्लॉय कर रखा है, जिसमें वारशिप्स, सबमरीन्स वगैरह शामिल हैं। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ रूस के तकरीबन 25,000 ट्रूप्स भी मौजूद हैं, जो इस खित्ते के हमसाया ममालिक लिथुआनिया की एक्टिव मिलिट्री फोर्स से भी ज़्यादा बनते हैं। कैलिनिनग्राड का इलाका बाल्टिक सी की एंट्रेंस से ज़्यादा दूर नहीं, लिहाजा यहाँ से दुश्मन मुल्क के बहरी फ्लीट पर नज़र रखने के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग तक बढ़ते किसी भी बहरी बेड़े को पहले ही से टारगेट करना भी आसान है। यही वजह है कि मगरबी ममालिक इस इंतहाई अहम और स्ट्रेटजिकली लोकेटेड एक्सक्लेव पर रूस के कंट्रोल से खुश नज़र नहीं आते और हर लिहाज से रूस पर नज़र रखना चाहते हैं। स्वीडन की नेटो में शमूलियत के बाद तकरीबन 20 नेटो ममालिक ने बाल्टिक सी में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी की हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। रूस ने ज़ाहिर है इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सोने पे सुहागा ये कि नेटो इसी समंदर में वाक़या स्वीडिश गॉटलैंड आइलैंड पर अपनी मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है। बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राड से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में वाक़या इस जजीरे से मुतल्लिक प्लानिंग को रूस ने इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। दोस्तों, गॉटलैंड स्वीडन का सबसे बड़ा जजीरा है। 2005 तक स्वीडिश मिलिट्री भी यहाँ डिप्लॉय रही थी, लेकिन इसके बाद जजीरे को डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया था। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया का कंट्रोल हासिल किया, तब स्वीडन ने न सिर्फ इस जजीरे पर अपनी मिलिट्री दोबारा तैनात कर दी, बल्कि जनवरी 2018 से मुल्क में लाजमी फ़ौजी सर्विस के कानून को भी बहाल कर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने भी हाल ही में बाल्टिक सी में अपने बॉर्डर्स को रीड्रा करने के अज़म का इजहार किया है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ सी के मुताबिक किसी भी मुल्क की बेस कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल मील का एरिया टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है, जबकि 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। लेकिन दोस्तों, इस समंदरी कानून के मुताबिक अगर साहिल के करीब आइलैंड्स यानी जजीरे वाक़या हों तो साहिल की बेसलाइन किस पॉइंट को माना जाएगा, ये ज़रा पेचीदा मामला हो जाता है। रूस इन्हीं पॉइंट्स का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेसलाइन को दोबारा ड्रा करना चाहता है। रशिया के इस इक़दाम पर बाल्टिक सी के साहिली ममालिक और स्वीडन ने बिलखसूस खदशात का इजहार किया है। स्वीडन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड करके गॉटलैंड जजीरे का कंट्रोल हासिल करना चाहता है। बहरहाल रशियन हुकाम ने वाज़े किया है कि उनका मकसद कोई सियासी नहीं, बल्कि वो सिर्फ नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉर्डर्स को रीड्रा करना चाहते हैं, ताकि दहाइयों पुरानी डिस्क्रिपेंसीज यानी तजादात को कम किया जा सके। तो दोस्तों, हालिया डेवलपमेंट्स के बाद रूस के लिए कैलिनिनग्राड पर कंट्रोल हासिल करना कितना अहम है, क्या ये छोटा सा इलाका रूस के लिए कितनी अहमियत इख्तियार कर चुका है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये तो कैलिनिनग्राड की फ़ौजी अहमियत के बारे में बात थी, लेकिन इनके अलावा
یہ پورا سمندر روس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ رشیا نے صرف ستمبر 2023 میں اس سمندری راستے سے 57% گیس اور آئل ایکسپورٹ کیا ہے۔ روس سے جرمنی تک گیس پائپ لائن نارڈ سٹریم اسی سمندر کی تہہ سے گزرتی ہے۔ اگرچہ روس یوکرین جنگ کے بعد یہ گیس پائپ لائن اب فعال نہیں جیسے جنگ سے پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کو ستمبر 2022 میں دھماکے سے تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو نظر انداز پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مزید دوستو، بالٹک سی کی تہہ میں کمیونیکیشن لائنز کا ایک بڑا نیٹ ورک بھی بچھا دیا گیا ہے، جس کے ذریعے اس خطے کے ممالک آپس میں کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ دوستو، بالٹک سی اور اس کی جیو پولیٹکس سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے روس اس خطے میں نئے اتحاد کا اکیلا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا پھر یہ ریجن اب مکمل طور پر نیٹو ڈومینیٹ کر جائے گا؟ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیو مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔